Assalamu alaikum, dear students. This is me, Zalal Ahmed, your O levels Islamiyat instructor, recording a video after a long time. And the topic for today's discussion is going to be Battle of Khyber, which happened in 7th year of Hijrah. So, let's start. All right, then, students. As we all know, that Battle of Khyber happened in 7th age, or it happened right after टीटी ऑफ हुदैबिया। जैसे आप सबको याद होगा कि टीटी ऑफ हुदैबिया हैपेंड इन जुल्कायदा 6th एएच, और बैटल ऑफ खैबर है ये हुई है 7th एएच मुहर्रम के अंदर। अच्छा, ये बात जहन में रखो बच्चों कि बैटल ऑफ खैबर का जो क्वेश्चन है वो यूजुअली कभी भी 10 मार्क्स के साथ नहीं आता, हमेशा किसी ना किसी बैटल के साथ आता है। अभी तक जो हमारे पास प्रेसिडेंस है वो यही है कि बैटल ऑफ खैबर का क्वेश्चन हमेशा जो 10 मार्कर आया वो किसी न किसी बैटल के साथ आया। और ज़्यादातर किन बैटल्स के साथ आता है? बैटल ऑफ मऊता के साथ भी आ सकता है, इसी तरीके से बैटल ऑफ हुनैन के साथ भी आ सकता है, इसी तरीके से बैटल ऑफ तबूक के साथ भी जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब इसकी जो मार्किंग स्कीम इस तरीके से हो सकती है कि भाई 10 मार्कर है तो हो सकता है कि बैटल ऑफ खैबर के 4 मार्क्स हों और दूसरी जो बैटल दी हुई है उसके 6 मार्क्स हों। हो सकता है दोनों के इक्वल 5+5 के हिसाब से जो है वो डिवाइडेड हो मार्क्स। ये भी हो सकता है कि बैटल ऑफ खैबर के 6 हों और लेट से अगर बैटल ऑफ मौता आया हुआ है तो उसके जो है वो 4 मार्क्स हैं। लेकिन ये जो डिवीजन है ये एग्जामिनर अपने हिसाब से करेगा और ओवरऑल पूरे 10 मार्कर को एक साथ पढ़कर जो है वो मार्किंग की जाएगी। अच्छा जी, अभी जो हमारे पास पॉइंटर्स हैं यहाँ पे वो एक 10 मार्कर के हिसाब से है कि अगर बैटल ऑफ खैबर का कभी जिंदगी में 10 मार्कर आ जाए तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। अच्छा जी, एज वी ऑल नो दैट Jews वर एक्सपेल्ड फ्रॉम मदीना। जैसे कि हमने पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि ज्यूज के मदीना के अंदर 3 ट्राइब्स रहा करते थे, बनु कैनुका, बनु कुरैजा और बनु नज़ीर। बनु कैनुका एंड बनु नज़ीर वर एक्सपेल्ड फ्रॉम मदीना एंड बनु कुरैजा वर पनिश्ड बाय द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके बाद क्या हुआ? सम जो जो एक्सपेल किए गए, यानी बनु नज़ीर और बनु कैनुका, सम ऑफ देम गॉट सेटल्ड इन खैबर एंड सम ऑफ देम गॉट सेटल्ड इन सीरिया। अच्छा, ये दोनों बाय द वे वो एरियाज हैं, खैबर और सीरिया, जहाँ ज्यूइश आबादी पहले से मौजूद भी थी। और स्पेशली टॉकिंग अबाउट खैबर, खैबर वो इलाका था जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड था और बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट था एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर, और यहाँ की इकोनॉमी अच्छी खासी डेवलप थी। अच्छा जी, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शहर पर या किसी कौम पर अटैक किया। इससे पहले अभी तक मुसलमानों पर अटैक होते रहे हैं। जैसे कि हमें याद होगा कि 2 एच में बैटल ऑफ बदर हुई, कुरैश ने मुसलमानों पर अटैक किया। 3 एच में बैटल ऑफ उहद हुई, मुसलमान कुरैश ने मुसलमानों पर अटैक किया। इसी तरीके से बैटल ऑफ ट्रेंच, कुरैश और उनके कॉन्फिडरेट्स ने मुसलमानों पर अटैक किया। टीटी ऑफ हुदैबिया कोई जंग नहीं है बट एक सुलह है, और जिसमें जो है वो मुसलमानों और कुरैश के दरमियान एग्रीमेंट हुआ। अगेन मुस्लिम्स जो है वो ट्रैवल करके तो गए लेकिन अटैक करने की इंटेंशन से नहीं गए थे, वो उम्रा करने की इंटेंशन से गए थे। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मुसलमान ऑफिशियली किसी शहर पर या किसी कौम पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, ज्यूस का कसूर क्या था जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर अटैक किया गया? देवर कॉन्स्टेंटली कंस्पायरिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स। वो मुख्तलिफ ट्राइब्स को बहका रहे थे और अलाइंसेस अपने फॉर्म कर रहे थे कि हम इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हम मुसलमानों पर अटैक कर सकें, मदीना पर कब्जा कर लें। दूसरी बात, वो एक बहुत ही स्ट्रांग ट्राइब जिनका नाम है बनु गताफान, उनके साथ अलाइंस बनाकर वो जो है वो मुसलमानों को, उनको इंस्टिगेट कर रहे थे कि बनु गताफान को, कि वो मुसलमानों पर अटैक करें। After Treaty of Hudaybiyah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam decided to attack Khaybar. Obviously, अब मुसलमानों का जो पोटेंशियल, मुसलमानों को जो पोटेंशियल थ्रेट था कुरैश से, वो कुछ अरसे के लिए ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद ख़त्म हो चुका था। अब मुसलमानों को ऐसे दुश्मनों को डील करना था जो पैरासाइट्स हैं, जो सामने रहते हुए भी या अंदर रहते हुए भी मुसलमानों के खिलाफ मुस्तकिल कंस्पायर कर रहे थे, और मुसलमानों को उनसे खतरा था कि वो कभी भी मदीना पर अटैक कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर्ड द कंपेनियंस टू मार्च टूवर्ड्स खैबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम के तमाम कंपेनियंस को ऑर्डर दिया है कि वो खैबर की तरफ मार्च करेंगे।
अच्छा, खैबर की थोड़ी सी हमें ना लोकेशन समझनी पड़ेगी। मदीना से 95 माइल्स दूर है खैबर। अच्छा, मैंने जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा एक गंदी सी ड्राइंग भी बनाई हुई है इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल ये समझो कि जो एम दिया हुआ है ये मदीना है, और मदीना से जो टोटल डिस्टेंस है वो खैबर का, वो है 95 माइल्स नॉर्थ की तरफ अगर हम ट्रैवल करते हैं। अच्छा, अब वापस से इस ड्राइंग के ऊपर हम आएंगे, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे। खैबर वॉज हैवीली फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब क्या है कि खैबर के अंदर ज्यूज ने फोर्ट्स बनाए हुए थे, और उन फोर्ट्रेसेस के अंदर उन्होंने अच्छा खासा अपनी अपने डिफेंस के लिए जो है वो सामान इकट्ठा कर रखा था। एज एज वी ऑलरेडी लर्न के खैबर वाज फेमस फॉर इट्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, और जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज थी उसी के ऊपर उसकी इकोनॉमी बेस करती थी। और अच्छा खासा उन्होंने पैसा जो है वो जमा करके रखा हुआ था उस सारे के सारे क्रॉप से जो वो ग्रो करते थे। Jews वर फेमस एज वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड यूनाइटेड। देखो आज के जमाने में भी अगर हम ज्यूज को देखते हैं तो वो नंबर्स में बहुत कम है, बट येट दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी वेरी यूनाइटेड एज वेल। यही वजह है कि इतनी सी कौम ने पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम पे कब्जा करके रखा हुआ है। इतनी सी कौम ने, जो तादाद में मुसलमानों का 1% भी नहीं है, 0.05% है, उसने मुसलमानों 0.5% है, उसने मुसलमानों को, जिनकी तादाद तकरीबन 1.5 से 2 अरब है, उनको तंग करके रखा हुआ है, और मुसलमान उनको कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। और ये शुरू से ही है उनका मामला कि वो हमेशा से ऑर्गेनाइज ही रहते हैं। अच्छा, मुसलमानों के नंबर्स की बात करते हैं। मुसलमानों का जो नंबर था वो कितना था, 1400 से 1800 के दरमियान, और जो कैवलरी है मुसलमानों के पास वो तकरीबन 200 हॉर्सेस हैं मुसलमानों के पास कैवलरी के अंदर। अच्छा, अब जरा इंपॉर्टेंट बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हम जब खैबर जाएं तो खामोशी से ट्रैवल करें, और जाके वो खैबर में हम उनको सरप्राइज कर दें, उनको ये पता ना चले कि हम अटैक करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। ही डिड नॉट वांट, अच्छा इसके कुछ रीजंस हैं। पहली बात, ही डिड नॉट वांट द इन्फो टू बी लीक्ड। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि इंफॉर्मेशन लीक हो। क्यों नहीं लीक हो? ही वांटेड टू कैच ज्यूज बाय सरप्राइज। वो चाहते थे कि हम ज्यूज को सरप्राइज करें। क्यों सरप्राइज करें? इसका एक रीजन था। देखो, खैबर जो था ना, ये हाइट पर वाक़ था, और मुसलमानों को नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करना था। अच्छा, ज्यूस करते क्या थे कि जब भी उनके ऊपर अटैक होने वाला होता था, वो अपने फोर्ट्स से बाहर आके एक इनिशियल आर्चर्स की एक डिफेंस लाइन बना लेते थे, कि जो भी उनके करीब आएगा, जाहिर सी बात है, जो नीचे होगा वो डिसएडवांटेज में होगा, जो ऊपर होगा वो एडवांटेज में होगा। और जो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, ऊपर वाले उनके ऊपर ऊपर वालों को आसानी है कि वो उनको अपने एरोस के जरिए निशाना बना सकते हैं। तो ज्यूज जो है वो डिफेंस लाइन अपनी ऐसी बना लेते थे कि कोई भी अटैक करने आता वो उसके ऊपर अटैक कर देते। जो नीचे होता वो नीचे होने की वजह से डिसएडवांटेज में रह जाता, और वो अक्सर जो है वो अटैक कर ही नहीं पाते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इनिशियल डिफेंस लाइन को अवॉइड करना चाहते थे, यही वजह है। दूसरा रीजन, ज्यूज का अलायंस था बनु गताफान के साथ, और बनु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि बनु गताफान ज्यूज की मदद करने के लिए पहुंचे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस जर्नी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद हैं, जो आप सबको याद होगा कि टीटीएफ हुदैबिया वाले जर्नी में भी मौजूद थी। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा से बच्चों रूटीन ये था कि जब भी वो जर्नी पर जाया करते थे, तो वो ड्रॉ के जरिए पर्चियां डालकर किसी भी एक वाइफ का नाम निकालते, और जो जिनका भी नाम निकलता वो उनको अपने साथ जो है वो जर्नी पर लेके जाया करते थे। तो उम्मे सलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रजी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के मौके पे भी मौजूद हैं, और बैटल ऑफ खैबर के मौके पे भी मौजूद हैं। अच्छा जी, बनु गताफान ट्राई टू हेल्प ज्यूज। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चाहते थे कि बनु गताफान को पता ना चले, बट सम हाउ दे गॉट टू नो कि मुसलमान बनु जो है वो ज्यूज पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। बनु गताफान ट्राई टू हेल्प ज्यूज, बट अल्लाह हेल्प मुस्लिम्स। दे हर्ड अ नॉइज दैट मेड देम स्केर्ड ऑफ देयर चिल्ड्रन, एंड दे डिसाइडेड टू गो बैक। हुआ क्या? जब बनु गताफान अपने फोर्ट्स से बाहर निकले कि वो मुसलमानों को रोकेंगे और ज्यूस पर अटैक नहीं करने देंगे, अचानक से उनको एक बहुत बड़े लश्कर के आने की आवाज सुनाई दी। और ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। ये अल्लाह मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। असली में कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं आ रहा था, लेकिन
उनको आवाज ऐसी सुनाई देने लगी जैसे कि बहुत बड़ा लश्कर अटैक करने के लिए आ रहा है, जिसकी वजह से बनु गतफान जो है वो परेशान हो गए। और उनको अचानक से फिक्र लाहक हो गई अपने बीवी बच्चों की, अपने घर वालों की, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्होंने अपने आप को अपने फोर्ट्स में लॉक कर दिया, क्योंकि हम पर अटैक ना कर दे। अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद थी मुसलमानों पर। अच्छा जी, मुस्लिम्स वर फ्यूअर इन नंबर बट दैट बिकेम देयर एडवांटेज। क्या क्यों? देखो, जितने कम लोग होंगे उतने ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो ट्रैवलिंग करना पॉसिबल था। सही जी, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि जल्द से जल्द खैबर पहुंचे, और कम नंबर्स की वजह से मुसलमानों के लिए ये करना पॉसिबल हुआ। देखो, हम अक्सर देखते हैं ना, अगर हम फैमिली पिकनिक पे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं, तो अचानक से एक अंकल जिनकी गाड़ी थोड़ी सी कमजोर होती है, पुराने मॉडल की होती है, वो बार बार जो है वो रुक जाते हैं, और सारे के सारे लोग फिर किसी पेट्रोल पंप पे रुक के अंकल का इंतजार करते हैं। अंकल गाड़ी के रेडिएटर में पानी डाल रहे हैं, गाड़ी का जो है फाइनली टेम्परेचर कंट्रोल हुआ, गाड़ी स्टार्ट हुई, थोड़ा सा आगे गई, फिर बंद हो गई। तो क्या होता है, जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा ट्रैवलिंग में जो है वो टाइम आपका कंज्यूम होता है, और जितने कम लोग होते हैं उतने ऑर्गेनाइज तरीके से आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। तो जो मुसलमानों का कम नंबर था, ये मुसलमानों का एक तरीके से एडवांटेज बन गया। इट अलाउड मुस्लिम्स टू मूव क्वाइटली एंड स्विफ्टली। जैसे कि मैंने बताया कि नंबर्स के कम होने की वजह से मुसलमान तेजी से और खामोशी से मूव करने में कामयाब हुए। इट सरप्राइज द ज्यूज एज दे कुड नॉट गैदर टू फाइट मुस्लिम्स कंबाइनली एंड हैड टू लॉक themselves in their fortresses। अब आती है असल बात, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहते थे कि जूस अपनी इनिशियल डिफेंस लाइन को ना बनाए आर्चर्स की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ऐसा करने में अल्लाह के हुक्म से कामयाब हुए, और ही गॉट द जूस बाय सरप्राइज। अच्छा जी, बैटल के इवेंट्स के ऊपर हम चलते हैं। बैटल के इवेंट्स तकरीबन 25 से 30 लाइंस के ऊपर आएंगे। 5 से 6 पैराग्राफ्स बन सकते हैं इसके ऊपर, कोई 4 भी बना सकता है। इट टोटली डिपेंड्स क्या तुम कैसे लिख सकते, तुम्हारी अंग्रेजी कैसी है, तुम लिखने का तरीका क्या है, बात का कॉन्टेक्स्ट क्या है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितनी लाइंस और कितने पैराग्राफ को कंज्यूम करते हो, लेकिन आइडियली बता रहे हैं कि भाई 25 से 30 लाइंस तो लगी जाएंगी अगर एक 10 मार्कर है बैटल ऑफ खैबर पर तो। अच्छा, अब आते हैं वापस से इस गंदी ड्राइंग पर। अब हम देखते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मदीना से मुसलमानों ने चलना शुरू किया, और यहां इस पॉइंट तक पहुंचे। अगर आप यहां से देख सकते हैं, मुसलमानों ने जो है वो यहां से एक लंबा मोड़ काट लिया, एक टर्न ले लिया मुसलमानों ने। और यूजुअली जो खैबर जाने के लिए रास्ता इख्तियार किया जाता था वो ये डॉटेड लाइन है, लेकिन मुसलमानों ने ये रूट लेने के बजाय एक लंबा रूट लिया। इस रूट के लेने की क्या वजह थी? अगेन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हम क्वाइटली जाएं और ज्यूस को सरप्राइज कर दें, एक रीजन। दूसरा रीजन ये भी था यहाँ पे ट्रैवल करने का, कि जैसे कि आप इन मैप्स के जरिए समझ सकते हैं कि ज्यूस के जो है ये 3 सोसाइटीज या 3 क्लस्टर्स थे, आप कह लो, समझ लो इसको 3 सोसाइटीज समझ लो, क्लस्टर कह लो, कि जहां पे ज्यूस के टोटल मिला के 3 क्लस्टर्स के अंदर 8 फोर्ट्रेसेस थे। एक क्लस्टर जिसका नाम है नत्ता, इसके अंदर 3 फोर्ट्रेसेस हैं। दूसरे का नाम है शाक, जिसके अंदर 2 फोर्ट्रेसेस हैं। तीसरे का नाम है कतीबा, इसके अंदर भी 3 फोर्ट्रेसेस हैं। तो और जो ज्यूस का जो सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा आई वुड से जो फोर्ट्रेस था, वो नत्ताह के अंदर था, जिसका नाम था नाइम। और मुसलमान सबसे पहले यहीं पर पहुंचना चाहते थे। अगर देखो, अगर मुसलमान यूजुअल रूट से आते तो ऑब्वियसली मुसलमानों को इन दोनों क्लस्टर्स को भी डील करना पड़ सकता था। इस वजह से मुसलमान चूंकि एक वक्त में एक क्लस्टर के लोगों को डील करना चाहते थे, इसलिए लंबा रूट काट के मुसलमान पहुंच गए नत्ताह पे। और रात का वक्त था जब मुसलमान वहां पे पहुंच गए। अच्छा, अब जरा हम यहाँ पे आ जाते हैं। नताह के अंदर जो तीन फोर्ट्रेसेस थे, उनमें एक का नाम था नाइम, जो सबसे बड़ा फोर्ट्रेस था। दूसरे का नाम था साहब, और दूसरे तीसरे का नाम है जुबैर। सर, क्या इन सब फोर्ट्स के नाम याद रखने जरूरी हैं यार? 4 के तो कर लो, जैसे कि नाइम है, कमूस है, और एक एक आध और के नाम याद रख लो, एटलीस्ट 3 के तो कर ही लो यार, तो सेफ्टी के लिए। ठीक है, नाइम सबसे बड़ा और कमूस सबसे एंड में फता हुआ। इन दो के नाम तो यूं समझो कि हर बच्चे को याद होने चाहिए। अच्छा, नताह के अंदर 3 है, नाइम, साब एंड जुबैर। शाक के अंदर नजर और उबई हैं। और कतीबा के अंदर कमूस और वतीह और सलालिम, ये 3 जो है वो फोर्ट्स हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच खैबर एट नाइट एंड साइलेंटली इनकैम्प्ड आउटसाइड नताह। नताह के बाहर जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर, जहां पे ये ग्रे लाइन आप समझ लो,
है। ये अच्छा, ये अंदाजे से, ऑब्वियसली ये कोई इसकी कोई वीडियो मौजूद नहीं है या कोई इस तरीके की कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि भाई यहीं थे, लेकिन एक समझने के लिए ड्राइंग बनाई गई है कि हुजूर सल्लम यहाँ तशरीफ ले गए और सारे के सारे कंपेनियंस यहाँ पे इन कैंप हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ज्यूज अपने फोर्ट से बाहर निकले तो they were surprised to see the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam with his army, and they cried, Muhammad with his force, and ran away and locked themselves in their forts. Exactly what Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted, कि ज्यूस सरप्राइज हो जाएं और उनके अंदर खौफ बैठ जाए। यही, इसी चीज को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रिडिक्ट कर दिया कि खैबर इज ruined, अल्लाह ने खैबर को आज तबाह कर दिया, ज्यूस के हौसले पस्त हो गए। ये रेफरेंस यहाँ पे मौजूद है, कोई चाहे इसको याद कर ले, बहुत अच्छी बात होगी। Jews locked themselves up in their fortresses. Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered to besiege their fortresses. Most of the fighting consisted of shooting arrows. एंड एक चीज में रह गई है पॉइंट, वो था यूजिंग कैटापल्ट्स। हुजूर जब ज्यूज ने अपने आप को जो है वो फोर्ट्रेसेस में बंद कर दिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ऑर्डर दिया कि अब कैटापल्ट्स का इस्तेमाल करो और दीवारों को तोड़ो। और मुसलमानों ने कैटापल्ट्स का इस्तेमाल करके दीवारों को तोड़ा, और फाइनली जो सबसे बड़ा जो ज्यूस का फोर्ट था नाइम, उसको मुसलमानों ने डे वन पे फतह कर लिया। ऑफ कोर्स ज्यूस ट्राइड देयर बेस्ट टू डिफेंड, बट दे कुड नॉट। अच्छा जी, Muslims tried to infiltrate the Jewish line of defense. Finally, Muslims were able to enter Nattah and capture Naim after a fierce battle. अच्छा जी, अब ये हो गया डे वन का इख्तिताम। After capturing Naim, Jews in the dark of night shifted their people and treasures to their strongest fort, Al Qamus. ज्यूज ने रात के अंधेरे में, ऑब्वियसली उनको सारे रास्तों का पता था, उनको सारे ट्रेजर्स कहाँ छुपे हुए हैं उसका पता था। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट रह गई कि ज्यूज ने किया हुआ क्या था। फोर्ट्स के नीचे और फोर्ट्स की दीवारों के अंदर बहुत सारा असलहा, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा अनाज छुपा कर रखा हुआ था, इसी दिन के लिए कि अचानक कभी उन पर हमला हो तो वो लंबे अरसे तक एनिमी से को रेजिस्ट कर सकें। सही जी। तो एग्जैक्टली इसी दिन के लिए उन्होंने ये सब माल छुपा के रखा था। ऑब्वियसली मुसलमानों को इस बात का नहीं मालूम था, तो मुसलमानों ने क्या किया, ज्यूज ने क्या किया कि वो सारा का सारा माल निकाल कर अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्ट्रेस है कमूस, वहां पे शिफ्ट कर दिया। मुस्लिम्स कैप्चर्ड द अदर स्मॉल फोर्ट्रेसेस विदाउट मच ऑफ द रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली मुसलमानों ने, अगर हम दोबारा से इस गंदी ड्राइंग पे चलते हैं, तो नताह के जो बाकी जो फोर्ट्रेसेस हैं इनको बड़ी आसानी से फतह कर लिया। इसी तरीके से शाक के भी जो फोर्ट्रेसेस हैं दो, इनको भी मुसलमानों ने फतह कर लिया। अब मुसलमान आ गए कतीबा पर, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे शुरू हुई असल मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों से जो है वो कतीबा फतह नहीं हो रहा। अब ये मामला ड्रैग होने लगा। यानी अब मुसलमान पूरी कोशिश करते जा रहे हैं, मुसलमानों ने बसीज कर लिया है कमूस को, कतीबा को, लेकिन मुसलमान जो अब यानी अगर अब कतीबा के अंदर जो सबसे पहला फोर्ट है वो है कमूस, कमूस फतह होगा तो बाकी जो है वो फोर्ट्रेसेस फतह होंगे। ज्यूस का जो कमांडर इन चीफ है जिसका नाम मरहब है, वो भी कमूस में मौजूद है। उसका जो सेकंड इन कमांड जो कि उसका भाई था यासिर, वो भी कमूस में मौजूद है। ज्यूस की जितने भी बची कुची आबादी है वो सब भी कमूस में मौजूद हैं। उनका सारा माल, सारा असलहा, सब कुछ कमूस में मौजूद है। कमूस जो है वो एक हाइट पर भी है। तो मुसलमान जो है वो काफ़ी कोशिश करते रहे, लेकिन मुसलमान कमूस जो है वो फतह नहीं कर पाए। कुछ किताबों में 13 से लेकर मुख्तलिफ किताबों में 19 दिन तक का जो है वो टाइम पीरियड जो है वो मेंशन किया गया है कि मुसलमान कोशिश करते रहे, लेकिन कमूस फतह नहीं हो सका। मीनवाइल जो मुसलमानों के जो फूड स्टॉक्स थे वो डिप्लीट हो रहे थे। ऑब्वियसली मुसलमान अपने साथ जो सामान लेकर आए थे वो इस प्लानिंग से तो नहीं लाए थे ना कि ये मामला इतना ड्रैग हो जाएगा। तो लेकिन खाना पीना तो रोज है। मुसलमानों के जो फूड स्टॉक्स हैं वो डिप्लीट होने लगे। मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें अलाउ करें कि हम जो अपने साथ म्यूल्स, खच्चर जो सामान उठाने के लिए लेकर आए हैं उनको ज़िबह करके खा लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया, और खच्चर और गधे के गोश्त को खैबर के मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया कि मुसलमान इन दोनों जानवरों को नहीं कंज्यूम कर सकते। खैर, ऑब्वियसली मुस्लिम्स वर लेफ्ट नो अदर चॉइस बट टू सेक्रीफाइस देयर कैमल्स, और उसके बाद उन्होंने उसको खाया। अच्छा,
सर तो मुसलमानों ने पहले ही कैमल क्यों नहीं काट के खा लिया, आपका सवाल होना चाहिए। वो इस वजह से कि ऑब्वियसली अगर हम कंपैरिजन करें तो कैमल एक महंगी कमोडिटी है एज कंपेयर टू खच्चर, जो कि एक सस्ती कमोडिटी थी उस जमाने में। यूं समझ लो कि एफएक्स वर्सेस फॉर्चूनर का मुकाबला। तो ऑब्वियसली प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा प्राइसी है। तो ऑब्वियसली ऊंट ज़्यादा प्राइसी था, मुसलमान नहीं चाहते थे कि भाई इतना महंगी चीज़ को काट के खा लें। बट जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर उन्होंने उसी को कंज्यूम किया। खैर, जब मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अनाउंस किया कि बाय गॉड, टुमारो आई शैल गिव इट द फ्लैग टू अ मैन हु लव्स गॉड एंड हिज मैसेंजर एंड whom God and his messenger love. अल्लाह विल बेस्टो विक्ट्री अपॉन हिम। अल्लाह उनके हाथ पर जो है वो मुसलमानों को फतह दे देंगे। अब हर कोई इंतजार में है कि यार ये इतने अजीम साहब जिनके बारे में अनाउंसमेंट की गई है, ये साहब कौन है? यार कहीं मैं ही तो नहीं हूँ, कहीं फला साहब तो नहीं है, कहीं मुश्ताक साहब तो नहीं है, कहीं फैजान भाई तो नहीं है। अब हर कोई खुद चाहता है कि काश मैं बन जाऊं भाई। कौन ये नहीं चाहेगा कि अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करें? कौन ये नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा मार्का अल्लाह जो है वो उसके हाथ से ले लें? जाइए जी। तो हर कोई इसी जो है वो इंतजार में था कि ये काश ये झंडा या ये जिम्मेदारी मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दे। नेक्स्ट मॉर्निंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जो है वो बीमार थे। और वो जंग के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी आंख में इन्फेक्शन हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सलाइवा उनकी आंख के अंदर डाला, जिसकी वजह से उनका इन्फेक्शन फौरी तौर के ऊपर ख़त्म हो गया और हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग लड़ने के काबिल हो गए। और मुसलमानों का कमांडर इन चीफ हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया। ये वही शख्सियत है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में रसूल ने एक दिन पहले अनाउंस किया था कि अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह उनके हाथ पे विक्ट्री दे देंगे। और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वन ऑन वन फाइट के लिए पहले आगे गए और उन्होंने कमूस के बाहर पहुंचकर जो उनका कमांडर इन चीफ था मरहब, उसको जो है वो ललकारा। मरहब जो है जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है और एक वक्त में 50-50 लोगों से लड़ सकता है एक साथ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को उसने बहुत अंडर एस्टिमेट किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जब वो लड़ने के लिए आया वन ऑन वन फाइट के अंदर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है वो मरहब को शिकस्त दे दी। इसके बाद जो मरहब का सेकंड इन कमांड था यासिर, जो उसका भाई था, उसने आके चैलेंज किया मुसलमानों की तरफ से। हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो लड़ने के लिए गए और हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यासिर को भी कत्ल कर दिया। जब ये दोनों कमांडर इन चीफ फतह जो और उसका जो सेकंड इन कमांड था, दोनों कत्ल हो गए। मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया बाय यूजिंग कैटापल्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज। और उसके बाद मुसलमानों ने कमूस पर फतह हासिल की। और उसके बाद बाकी के जो जितने भी जो छोटे छोटे जो दो फोर्ट्रेसेस बचे थे, मुसलमानों ने उनको भी कैप्चर कर लिया और ज्यूज ने फाइनली मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दिया। ज्यूज ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की टू लेट देम स्टे एट खैबर और इसके बदले में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिजिया देने पर तैयार हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, ये मुसलमानों और ज्यूज के दरमियान अग्रीमेंट हुआ खैबर के मौके पे। आप इन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ज्यूज विल नॉट लिव इन और रीडिवेलप देयर फोर्ट्रेसेस। ज्यूज जो है वो दोबारा से फोर्ट्रेसेस के अंदर नहीं रहेंगे, फोर्ट्रेसेस तबाह कर दिए जाएंगे उनके, और वो दोबारा से फोर्ट्रेसेस कायम नहीं करेंगे। इसका रीजन था ऑब्वियसली कि देखो, फोर्ट्स ज्यूज को अलाउ करते थे कि वो जानबूझ के अपने इर्द गिर्द जो है वो डिफेंस लाइन बनाए और वो कंस्पायर करें मुसलमानों के अगेंस्ट। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्वियसली ये नहीं चाहते थे कि उनको दोबारा से ऐसा मौका दिया जाए, इसलिए फोर्ट्स में रहना अलाउड नहीं है। भाई खुली इलाके में रहो, जिस तरह आम लोग रहते हैं बिल्कुल रहो, हमें तुमसे कोई मसला नहीं है। दे विल हैंड ओवर ऑल द वेपन्स टू द मुस्लिम। जितना भी माल है उनके पास, जितना भी वेपन्स हैं, वो सारा का सारा वेपन उनको मुसलमानों को हैंड ओवर करना पड़ेगा। तीसरी बात, जितना भी उनके पास छुपे हुए खजाने हैं और जितना भी उनके पास माल है, वो सारा का सारा माल स्टेट ऑफ मदीना के हवाले फौरी तौर पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इकोनॉमिकली उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे डेंट किया। इकोनॉमिकली डेंट करने का मकसद ये है कि भाई इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो फिर दोबारा से इनको
मुसलमानों के खिलाफ कंस्पायर करने का मौका मिलेगा। ऊपर मिलिटरीली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिट किया, सारा का सारा वेपन ले लिया। भाई वेपन नहीं होगा तो फिर जंग लड़ने का भी नहीं सोचेंगे। पॉइंट नंबर 4, इन केस ऑफ ब्रेकिंग द ट्रीटी ऑल देयर रिमेनिंग गुड विल बी कन्फिस्केटेड बाय द स्टेट ऑफ मदीना। अगर तुमने दोबारा से इस किस्म की कोई बदतमीजी करने की कोशिश की या ट्रीटी को ब्रेक करने की कोशिश की, तुम्हारा जितना भी बचा कुचा माल है वो हम सब कन्फिस्केट करके ले जाएंगे। कोई जमीनें वमीनें जो तुम्हारी हम छोड़ के जा रहे हैं तुम्हें वापस नहीं मिलेंगी, हम ले जाएंगे। Muslims will give half of their Jews will give half of their agricultural produce to Muslims as jizya। अब इससे अंदाजा करो दोबारा से मुसलमानों ने, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यूस को इकोनॉमिकली हिट करने की कोशिश की है यहाँ पे, कि भाई इन जितना इनको अपने एग्रीकल्चर पर बहुत नाज है, इनका आधा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो ले लो। ऑब्वियसली उस आधे, अब इनका इनके पास कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ करता था इससे अंदाजा कर लो कि जो बाकी आधा उनके पास बचा था वो भी उनकी जरूरियात पूरी करने के अलावा कारोबार करने के लिए भी काफी था। तो इससे अंदाजा कर लो कि पहले क्या सिचुएशन थी। यही वजह है कि ज्यूज इकोनॉमिकली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे कि वो उन्होंने इतने फोर्ट्स बना लिए थे और खैबर को एक अलग, एक समझो कि एक पूरी अपनी आर्मी बना ली थी, और हर हर तरीके से जो है वो मुसलमानों के खिलाफ वो कंस्पायर भी कर रहे थे। अच्छा जी, बैटल का नतीजा क्या निकला? 93 Jews वर किल्ड, 15 Muslims गॉट मार्टियर्ड। Muslims captured the surrounding valleys of Al-Qara, Fadak and Tima। तो ये कुछ आसपास की वैली हैं और बाग थे बड़े बड़े, इनको मुसलमानों ने कैप्चर कर लिया। मैनी जूस वर मेड कैप्टिव्स, बहुत सारे जूस को जो है वो कैप्टिव बनाया गया। इन कैप्टिव्स में से एक खातून थी, इनका नाम है हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये बनु नदीर के चीफ हई बिन अख्तब की बेटी थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनिशियली हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, रजी अल्लाह अन्हा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुसलमान भी हो गई और उम्महातुल मुमिनीन में से भी हैं, इनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह भी हुआ। तो इनिशियली हजरत सफिया को दाहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु को स्लेव के गर्ल के तौर पे उनको गिफ्ट कर दिया। लेकिन जब सहाबा ने सजेस्ट किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरदार हैं और ये सरदार की बेटी हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हज़रत सफ़िया को अपने लिए अपने पास रख लें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ किताबों में ऐसा मेंशन है कि हज़रत दाया कल्बी से उनको ले लिया रिक्वेस्ट करके, और कुछ किताबों में ऐसा मेंशन है कि दाया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु से उनको ख़रीद लिया दोबारा से, और ख़रीद कर उनको आज़ाद कर दिया। और उनको कहा कि भाई आप अब आप आज़ाद हैं, आप कहीं जाना चाहें आप चली जाएं, या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और इस्लाम कबूल कर लें तो आपके पास ये चॉइस है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी निकाह कर सकती हैं। और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उनका निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। अब आते हैं एक शबाटर आंटी के वाक़े के ऊपर। ये शबाटर आंटी का नाम है जैनब बिनते हारिस। शी ट्राइड टू पॉइजन द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो रोस्टेड गोश्त खाना बहुत पसंद था। तो इन खातून ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद का पीस रोस्ट करके और उसके अंदर पॉइजन मिला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए भेजा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उसका लुकमा तोड़कर मुंह में डाला और फौरन ही उसको स्पिट कर दिया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इसके अंदर जहर है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और उनकी जान बच गई। लेकिन एक कंपेनियन जिनका नाम था बिशर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने उस गोश्त के टुकड़े को उसी में से तोड़कर, उस जो गोश्त का पीस बनकर आया था उसी में से एक टुकड़ा या एक निवाला तोड़कर खा लिया, और जिसकी वजह से वो फौरी तौर पे शहीद हो गए। जैनब से पूछा गया कि भाई बाजी ये क्या हरकत है, मतलब आपका दिमाग दिमाग तो खराब नहीं है, मतलब ये किस किस्म की छिछोरी हरकत है? तो उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट करना चाहती थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं या नहीं। क्योंकि अगर ये झूठे होते तो ये गोश्त खा लेते और इनका इंतकाल हो जाता। बाजी जब आंखों से ऑब्जर्व कर रही हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने से मुसलमानों से इतना बड़ा फोर्ट फतह करवा दिया, पूरा इलाका फतह करवा दिया, कुरैश के साथ ट्रीटी हो गई, और आपको क्या सबूत चाहिए था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने पर? वल्लाहु आलम। लेकिन बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि जैनब जो थी इन्होंने एक सहाबी को कत्ल किया था, ऑब्वियसली चूंकि उनके बनाए हुए गोश्त से एक सहाबी शहीद हो गए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर्स पर जैनब को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको भी कत्ल करवा दिया गया। अच्छा जी, अब इस चलते हैं इसका, अगर कोई फोर मार्कर हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ खैबर।
It was the first time that Muslims under the leadership of Prophet sallallahu alaihi wasallam invaded a city. पहली मर्तबा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि पहला मौका था जब मुसलमानों ने किसी सिटी पर अटैक किया। अच्छा, दूसरी बात, Jews lost their कंट्रोल या फिर गवर्नमेंट इन अरेबिया एंड मुस्लिम्स कंट्रोल इंक्रीज। ऑब्वियसली मुसलमानों के कंट्रोल में इजाफा। खैबर जो मदीना से 95 माइल्स दूर है, तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है, वो इलाका मुसलमानों ने फतह कर लिया। Jews were involved in many conspiracies against Muslims and it put a full stop on it। ऐसी बात है, मुसलमानों के खिलाफ शुरू से ही कंस्पायर करते हुए आ रहे थे। चार्टर ऑफ मदीना ऑफर किया, इज्जत रास नहीं आई, चार्टर ऑफ मदीना को तोड़ा, मदीना से निकाला गया। एक मौका मिला, उस बैटल ऑफ बदर के मौके पे लड़ने नहीं आए, मदीना से निकाला गया। दूसरा मौका मिला बैटल ऑफ ओहद के मौके पे, मदीना मुसलमानों को सपोर्ट करने का नहीं आए। फिर इसके बाद मौका मिला के बैटल ऑफ ट्रेंच के मौके पे, जब कॉन्फिडरेशन अटैक करने के लिए आए हुए थे कि मुसलमानों की मदद के लिए बनु कुरैजा आ जाए, नहीं आए। फाइनली जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहां से निकाल दिया, उसके बावजूद भी इंसान नहीं बने और मुसलसल कंस्पायर कर रहे थे। फाइनली कंस्पिरेसी का फुल स्टॉप यहाँ पे आ गया। मुस्लिम्स गॉट ग्रेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ऑब्वियसली मुसलमानों को बड़ी तादाद में ट्रेजर्स और वेपन्स और माल गनीमत के लिए लैंड भी मिला। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी हुआ कि आप सबको मुआख़ात याद होगा कि मुआख़ात में हुआ ये था कि अंसार्स ने अपना लैंड मुहाजिरीन के साथ शेयर कर लिया था। कि किन बेसिस पे, कि मुहाजिरीन उनके लैंड पर उनके लैंड को अपना लैंड समझ कर, ये लैंड उनका होगा नहीं बट उनका वो अंसार तो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मुहाजिरीन ने उनके लैंड को अपने लिए सही नहीं समझा। और क्या किया कि भाई ठीक है, हम तुम्हारे लैंड पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को जो है वो कंडक्ट करेंगे, और जो भी उससे हासिल होगा वो आधा आधा होगा, हमारा और तुम्हारा। ऑब्वियसली प्रॉफिट की बात हो रही है। लेकिन खैबर के बाद हुआ ये कि जो मुहाजिरीन थे उन्होंने अंसार का जो मदीना में लैंड था उसको वापस कर दिया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को वो लैंड अता फरमा दिया जो कि इस बैटल में हासिल हुआ था। अच्छा जी, सुप्रीमेसी ऑफ अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट प्रूव्ड येट अगेन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुप्रीमेसी और उनकी सच्चाई एक दफ़ा फिर से प्रूफ हो गई कि इतनी सी तादाद में मुसलमानों ने एक अपने से कई गुना बड़े एनिमी को, जो कि बहुत शातिर भी है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी है और बहुत यूनाइटेड भी है, उसको शिकस्त दी। अच्छा, अब आते हैं डिस्क्लेमर। We will only mention the most important events of the battle if it comes with any other battle. The above response is for a 10 marker only। ये जो ऊपर हमने पढ़ा है ये सिर्फ एक 10 मार्कर के हिसाब से है। सर तो कौन सी बातें ऐसी हैं, जरा सर बता देना कि उसको हम अवॉइड कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप ये जो जैनब बिनते हारिस जो थी, इन्होंने जो हरकत की, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। इसी तरीके से हजरत सफिया वाली बात को भी मुख्तसर करके बता सकते हो अगर आप कर सको तो। अच्छा जी, आफ्टर मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस ये जो ट्रीटी है बिटवीन, ये एग्रीमेंट है बिटवीन मुस्लिम्स एंड ज्यूज, इसको आप बिल्कुल मुख्तसर करके एक से दो सेंटेंसेस में बता सकते हो। अच्छा जी, फिर इसी तरीके से कमूस की स्टोरी को भी थोड़ा सा और शॉर्ट किया जा सकता है। अगर आप चाहो तो कुछ चीज़ों को शॉर्ट करके, समराइज करके भी बता सकते हो। इसी तरीके से जो बैटल का जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को भी आप मुख्तसर कर सकते हो, और यूं ये आंसर आपका आराम से किसी और बैटल के साथ कम टाइम में पूरा हो जाएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर इख्तिताम पजीर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है तुम सबको जो है वो ये लेसन बहुत पसंद आया होगा, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सी यू विद अनदर वीडियो इंशाल्लाह वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।